बच्चों, आज हम काव्य 8 माँ कह एक कहानी इस काव्य को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह काव्य जिसमें एक बच्चा है जो माँ को कहानी सुनाने के लिए ज़िद कर रहा है, और फिर वो बच्चा कौन है? तो वो बच्चा महात्मा बुद्ध का पुत्र है जिसका नाम राहुल है। महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु के राजकुमार थे और उनका असली नाम सिद्धार्थ था। ठीक है बच्चों, चलो तो सबसे पहले इस काव्य के कवि मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1986 में चीरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त साकेत के अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथवध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। ये रहा कवि परिचय। ठीक है। अभी इस काव्य में कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं वे देखते हैं। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन में से। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ को उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है जिससे उपर्युक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। तो बच्चों, यह काव्य सिर्फ काव्य न हो के इस काव्य में एक कहानी छिपी हुई है। ठीक है। बहुत ही रोचक काव्य है, बहुत ही उम्दा अर्थ है। तो चलो बढ़ते हैं काव्य की ओर। देखो, इस चित्र में राहुल अपनी माता को कह रहा है, माँ एक कहानी सुनाओ ना। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। तो सबसे पहले इसके शब्द के अर्थ जानते हैं कि चेटी यानी क्या। तो चेटी यानी दासी। ठीक है। तो बेटा कहता है माँ से, माँ मुझे कहानी सुनाओ ना। तो माता कहती है, बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ के रखा है? ऐसे होता है कि हर बार नानियाँ ही कहानी सुनाती है, इसलिए माँ कहती, क्या मैं तेरी नानी हूँ, मैं तुझे कहानी सुनाऊँ? तो बेटा कहता है कि मुझे दासी ने बताया था कि तू मेरी नानी की बेटी है। बेटा चतुराई से बोलता है कि माँ तू मेरी नानी तो नहीं है, पर मेरी नानी की बेटी तो ज़रूर है। माँ कहानी सुनाओ ना, चाहे लेटे लेटे ही क्यों ना हो। माँ एक कहानी सुना दो। उस कहानी में कौन है? राजा था या रानी? तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मन मानी।
फिर बेटा कहता है जहाँ सुर भी मन मानी। हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। हठी, हठी यानी जिद्दी। मानधन यानी पुत्र। उपवन यानी उद्यान, बगीचा। भ्रमण यानी घूमना। तात यानी पिताजी। सुरभि यानी खुशबू। मनमानी यानी मनपसंद। अब माँ अपने बेटे को कहती है तू बहुत ही जिद्दी है, तू नहीं मानेगा। ठीक है सुन, अब मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। एक बार बड़े सवेरे यानी सुबह सुबह उठकर तुम्हारे पिताजी उपवन में यानी बगीचे में भ्रमण करने गए थे और वहाँ पे मनपसंद फूलों की खुशबू लहरा रही थी। फिर बेटा कहता है जहाँ सुर भी मन मानी, यानी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी मनपसंद। हाँ माँ यही कहानी, हाँ हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। वर्ण वर्ण यानी अलग अलग रंगों के। झलमल 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 कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे। लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। यानी वर्ण वर्ण, वर्ण वर्ण यानी हमने क्या कहा, अलग अलग रंगों के फूल। हिम बिंदु, हिम बिंदु यानी ओस की बूंदे। सुबह सुबह जब फूलों पर छोटी छोटी बूंदें होती हैं उसे हिम बिंदु कहा है। तो माँ कहती है कि सुंदर हवा के झोंके चल रहे थे, फूलों पर ओस की बूंदें गिरी हुई थी और पानी भी लहरा रहा था उस बूंदों के, यानी फूलों पर वो ओस की बूंदें लहरा रही थी हवा के झोंके के साथ। तो बेटा कहता है लहराता था पानी, यानी ओस की बूंदें फूलों पर लहर रही थी। हाँ हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा बिद्ध होकर खगशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी। खग यानी पक्षी। कल कल यानी पक्षियों का मधुर स्वर। सहसा यानी एकाएक, अचानक। बिद्ध यानी बिंधा हुआ, जिसका शिकार हुआ हो वो। शर यानी बाण। पक्ष यानी पंख। हानि यानी नुकसान। तो माँ कहती है जब तुम्हारे पिताजी उद्यान में घूमने गए थे और सहसा ही ऊपर से एक हंस नीचे आ गिरा, जिसको शिकारी ने शिकार बनाया था। उसको तीर लगा हुआ था, बाण लगा हुआ था और उसके पक्ष को यानी उसके पंख को हानि हुई थी, नुकसान हुआ था। फिर बेटा कहता है ऐसा हुआ था माँ, उसके पंख को नुकसान हुआ था। कितनी करुणा भरी कहानी है। करुणा यानी दुख भरी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्ध का मानी, लक्ष्य सिद्ध का मानी। कोमल कठिन कहानी। यानी चौंकना यानी चकित होकर। आखेटक यानी शिकारी। लक्ष्य यानी निशाना। मानी यानी
अभिमान। तो उतने में वहाँ पे वो आखेटक आया यानी शिकारी आया और अभिमान से चलते हुए आया कि मैंने इस पक्षी को अपना लक्ष्य बनाया है, मैंने उसे तीर मारा है। और राजा ने तो उस पक्षी को नया जन्म दिया था। बेटा कहता है कि ऐसे लक्ष्य सिद्ध करने का अभिमान है उसे, किसी पक्षी को मारने का अभिमान है उसे। ये कहानी तो कोमलता से कठिनता की ओर जा रही है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। पक्षी यानी पंखी, रक्षी यानी रक्षण करना, आहत यानी घायल। तब उसने जो था खगबक्षी हट करने की ठानी। मतलब अब वो हट पर अड़ गया। कौन? आखेटक यानी शिकारी। और वो कौन है? वो खगभक्षी है यानी पक्षियों का मांस खाने वाला है। तो वो राजा से कहता है कि मुझे यह पक्षी दे दो, मैंने इसका शिकार किया है। तब बेटा कहता है हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। मतलब अब उसने हट पकड़ लिया कि मुझे ये पक्षी चाहिए ही चाहिए। अब यह कहानी तो माँ बहुत आगे बढ़ने लगी है। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में। गई बात जब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। मतलब अब दोनों में वाद विवाद होने लगा, बहस होने लगी। सदय यानी दयालु, निर्दय यानी दयाहीन, उभय यानी दोनों, स्वविषय यानी अपनी बात, व्यापक होना यानी चारों ओर फैलना। अब क्या हुआ? दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए। कौन दोनों? शिकारी और राजा। शिकारी कहता है कि मुझे यह पक्षी दे दो। राजा कहता है नहीं, मैं यह पक्षी नहीं दूंगा। अब इस बात का निर्णय करना है कि यह पक्षी देना चाहिए या नहीं। तो ये बात अब चारों ओर फैल गई, क्योंकि यह बात अब न्यायालय तक चली गई और सब लोग अंदर अंदर बातें करने लगे। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो किसका, सुन लूँ तेरी बानी। तो अभी माँ कहती है राहुल अब तू ही निर्णय ले यानी फैसला कर, बिल्कुल निर्भय यानी डरे बिना, निडर बनकर, बानी यानी वाणी। तो माँ कहती राहुल अब तू ही निर्भय होकर एक फैसला दे दे कि यह न्याय किसके पक्ष में जाएगा। तो राहुल कहता है माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। यानी माँ मैं क्या बोलूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। फिर भी बेटा बोल रहा है कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। अभी यहाँ माँ कहती है न्याय दया का दानी। तूने सुनी कहानी, मतलब ये पूरी कहानी सुनकर जब माँ अपने बेटे को कहती है कि तू ही न्याय कर, मतलब माँ देखती है, वो समझना चाहती है क्या मेरा बेटा सही न्याय कर पाता है, क्योंकि वो राजा का पुत्र है। तो निरपराध यानी निर्दोष, बेगुनाह, उबारना यानी बचाव करना, रक्षा करना, रक्षक यानी रक्षा करने वाला,
भक्षक यानी मारने वाला, खाने वाला, ठीक है। दानी यानी दान देने वाला। मतलब अब बच्चा बराबर न्याय करता है कि अगर कोई निरपराधी को यानी कोई निर्दोष या बेगुनाह को मारता है तो किसी को भी उसे जाकर उबारना चाहिए, उससे बचाना चाहिए, क्योंकि रक्षा करने वाला भक्षक से ज़्यादा महान होता है, उससे महान ही होता है। यानी बचाने वाला मारने वाले से महान होता है। तो इसी प्रकार न्याय का दान रक्षक की ओर ही जाता है। तब माँ बोलती है न्याय दया का दानी, यानी न्याय हमेशा दया का दान करता है। बराबर तूने कहानी सुन ली है। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि एक माँ किस प्रकार अपने बच्चे को रोचक ढंग से कविता के माध्यम से उसे जीवन में सत्यता का साथ देने के लिए आत्मनिर्भर बनाती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी यह कविता और उसका सारांश पूर्ण होता है, उसका भावार्थ पूर्ण होता है। चलो बच्चों, अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं, जिन्हें आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे? कब? पता है ना आपको? राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। कब कर रहे थे? बड़े सवेरे। ठीक है, राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? तो इसका उत्तर भी आपको पता है। आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। उपवन की शोभा कैसी थी? उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। चौथा प्रश्न, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? उत्तर, पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। पुत्र छोटा था कॉमा पर बुद्धिमान था, फुल स्टॉप। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि
यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए। इसलिए बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। अगला प्रश्न, प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए। तो बच्चों, ये काव्य मैंने आपको पूरी पढ़ा दी है, इसका सार आपको खुद लिखना है। ठीक है। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। पहला वाक्य, लड़की ने नई सलवार पहनी। ठीक है। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है? लड़की और सलवार। तो हमें अभी इसको एक वचन से बदलकर बहुवचन में बदलना है। ठीक है। तो लड़की का क्या होगा? लड़कियों ने नई सलवारें पहनी थी। तो बच्चों, लड़कियों के यो के ऊपर भी बिंदु आएगा और सलवारे के रे के ऊपर भी बिंदु आएगा, क्योंकि यह बहुवचन हो गई है। ठीक है। उसी प्रकार अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है? अध्यापक, छात्र, कहानी। ठीक है। तो अभी अध्यापक, उसका बहुवचन होगा अध्यापकों। को के ऊपर भी बिंदु आएगा। ने छात्रों, त्रो के ऊपर भी बिंदु आएगा। और कहानियाँ, तो यहाँ पे या के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। ठीक है। कहानियाँ सुनाई। तीसरा, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। अभी यहाँ मंत्री और समस्या, ये दोनों शब्दों को हमें बहुवचन करना है। तो प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों यहाँ ये दिखा है ना, मंत्रियों से देश की समस्या ओ के ऊपर बिंदु। ठीक है। ये याद रखना है हमें। बातचीत की। अभी इसी प्रकार इन दो को आपको खुद करना है। ठीक है। अभी तो सबको आ ही गया है, क्योंकि हमने डिटेल में पढ़ा है पहले। काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। अपना शब्द यानी आपके खुद के शब्द। मैंने अभी आपको पूरी काव्य पढ़ाई है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हम हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो यहाँ पे उपवन में सुबह का वातावरण कैसा है, उसमें फूलों पर ओस के बिंदु कैसे है, पानी कैसे लहरा रहा था, हवा कैसी आ रही थी, ये सभी आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है। उसी प्रकार तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सबेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। इसको भी आपको ही समझाना है, आपको ही लिखना है, क्योंकि मैंने आपको पूरी काव्य विस्तार से समझा दी है। ठीक है। चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। इस काव्य को आपको मुखपाठ करना है, तभी आप इसे पूर्ण कर पाओगे। ऐसे कोई भी प्रश्न आएंगे तो आपको उसे हल करने में आसानी रहेगी। आपको इस काव्य को पूरी पाठ करना है। ठीक है। एक दिन एक दिन अकबर ने पूछा बीरबल से। क्या पूछा? तो बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या उत्तर दिया होगा? सोचकर कहानी आगे बढ़ाइए। तो बच्चों,
अभी सोचने की बारी आपकी है। अभी तक के सभी प्रश्नों को सोचकर मैंने आपको लिखवाया है, पर अब से आपको खुद लिखना है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपके मन में आता है। अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करोगे? तो यह भी आपका विषय है। आपके मन में कैसी भावना है, आपके विचार कैसे हैं, आप क्या करना चाहोगे, यह आपको लिखना है। इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। वैसे तो ये कविता कहानी ही है, तो आपको इसे अच्छी तरह से उसमें संवाद डाल के पूर्ण रूप से इसे कहानी बनाना है और इसे अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, अभी तो इतना आप लोग कर ही सकोगे। इन वाक्यों को पढ़िए, क्रियापदों पर ध्यान दीजिए। तो बच्चों, क्रियापद पर ध्यान दीजिए। तो मेरा प्रताप ही ऐसा है, तू मेरी बुद्धि को कुंद बताकर मेरा अपमान कर रहा है। तुम्हारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, फिर भी तुम बाहर आ गए। तो बच्चों, अभी हमें इसमें क्रिया के पद देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिया क्या है? तो जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहेंगे। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो और वो काम हो रहा है, इसका बोध हो, उसे हम क्रिया कहेंगे। और क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, ठीक है, गए, ये सब क्या है? जिस रूप से समय का बोध हो, क्रिया का समय मतलब कौन से समय पे वह क्रिया हुई थी, उसे हम काल कहेंगे। ठीक है, वैसे ही वह खान के भीतर रहता था, खान के भीतर रहता था। उनकी लोहा दादा की एक चप्पल से तेरी सारी शान चंपत हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। वह रात में पढ़ाई करेगा। ठीक है, वापस एक बार देखते हैं। मेरा प्रताप ही ऐसा है, तू मेरी बुद्धि को कुंद बताकर मेरा अपमान कर रहा है। तुम्हारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, फिर भी तुम आ गए। वह खान के भीतर रहता था, उनकी एक चपत से तेरी सारी शान चंपत हो जाएगी। वह रात में पढ़ाई करेगा। ठीक है, तो पहले दूसरे वाक्य में क्रियापद है तथा कर रहा है। ठीक है, से स्पष्ट होता है कि वर्तमान काल से वाक्य है। ठीक है, अभी काल 3 प्रकार के हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वर्तमान काल यानी क्या? क्रिया के वर्तमान से बोध होता है कि वर्तमान में कार्य होता है, हो रहा है। ठीक है, तो हम उसे हो चुका है। वर्तमान के 3 भेद होते हैं वैसे तो, पर जो कार्य हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। तीसरे और चौथे वाक्य में आ गए और रहता था, यानी ये भूतकाल की बात हुई। पीछे मतलब कब रहते थे, वो आ गए थे मतलब आए वो क्रिया नहीं, आ गए मतलब पहले ही आ गए। क्रियापद द्वारा क्रिया के हो चुकने का संकेत मिलता है। क्रिया का यह काल भूतकाल कहलाता है। 5वें तथा 6ठे वाक्य में क्रियापद हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी और पढ़ाई यानी करेगा। ठीक है, करेगा। बताते हैं कि क्रिया निकट भविष्य में होने वाली है, वह तो भूतकाल में पूरी हुई है, न ही वर्तमान में हो रही है। वह न तो भूतकाल में पूरी हुई है, न तो वर्तमान में हो रही है। ठीक है, क्रिया के इस काल को हम भविष्य काल कहेंगे। भविष्य में यानी आगे आने वाले समय में जो क्रिया पूर्ण होने वाली है उसे हम भविष्य काल कहेंगे।
बच्चों आप लोगों को वैसे तो पता ही है, आप अब तक पढ़ते ही आए हो क्रिया के 3 काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल यानी अभी जो चल रहा है, वो उस समय की बात जो अभी की है उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। भूतकाल यानी जो बात हो चुकी है और आज हम उसे याद करके बोल रहे हैं कि वो वहाँ पे रहता था, मैं उसके घर गया था, ठीक है, तो वो जो बातें हो चुकी है उसे हम भूतकाल कहेंगे। और भविष्य काल, मुझे एक बहुत बड़ा घर लेना है, ठीक है, अभी लिया नहीं है और लेके रखा भी नहीं है, वो लेने वाला है तो वो भविष्य में होने वाला है, ठीक है, तो उसे हम भविष्य काल कहेंगे। तो शब्दों के क्रियापदों से हमें उसके काल का पता चलता है, इतना आपको ध्यान रखना है। अभी याद रखने के लिए क्रिया के अंतिम अंश को देखिए कि जैसे अंत में है, हैं, हो, हूँ, ये सब हो तो उसे हम निस्संदेह वर्तमान काल ही कहेंगे। अभी आ, ए, ई, था, थे, थी ऐसे शब्द अगर अंत में आते हैं तो उसे हम भूतकाल कहेंगे। गा, गे, गी, गो, को, ये सब क्या है? ये भविष्य काल है, ठीक है। तो बच्चों अब हम काल को पहचानेंगे, ठीक है। हमें उसका क्रियापद देखना है, उसके अंतिम अंश को देखना है। रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। तो बच्चों इसका अंतिम अंश क्या है? था, ठीक है। अभी देखते हैं कि वर्तमान काल में था है, नहीं है। भूतकाल में ये रहा, ठीक है, तो ये क्या हो गया? भूतकाल। और वैसे समझने की ही बात है कि कविता बना रहा था, यानी उसने पहले ही कविता बना रहा था, वो भूतकाल की बात हो गई, वो पुराने समय की बात हो गई, इसलिए यह भूतकाल का वाक्य है। हाँ भैया, अब मैं तेरी बात मानूंगा। मानूंगा, अभी तक बात मानी नहीं है, मानेगा। गा कहाँ पे आता है? भविष्य काल में, मतलब अब आगे से वो बात मानेगा, मतलब आगे वाले समय से बात मानेगा, इसलिए उसे हम भविष्य काल कहेंगे। मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ यानी अभी की बात है, मैं अभी से तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ मौन रहकर, ये वर्तमान की बात है, इसलिए हम इसे वर्तमान काल कहेंगे। तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है, मतलब जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरा हृदय शीतल होता है, यह वर्तमान काल की ही बात है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? चलो अभी निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर समझिए। मैंने किताब खरीदी, ठीक है, मतलब खरीद के रखी है, इसलिए यह क्या हुआ? भूतकाल। मैं किताब खरीदूंगा, मतलब अगर मुझे इसी वाक्य को तीनों काल में बदलना है, यानी एक तो है ही भूतकाल, अभी इसका भविष्य और वर्तमान काल बनाना है, तो उसी किताब को खरीदूंगा यानी भविष्य काल। मैं किताब खरीद रहा हूँ, अब भी खरीद रहा हूँ, इस समय खरीद रहा हूँ, इसलिए यह वर्तमान काल है, ठीक है। आया समझ में? उसी प्रकार निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार फिर से लिखिए। मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो उसका भविष्य काल बनाइए। मैं अहमदाबाद जाऊँगा, ठीक है। मेहुल मुंबई गया था, इसका वर्तमान काल बनाइए। मेहुल मुंबई जा रहा है, ठीक है, अभी जा रहा है तभी वर्तमान काल बनेगा, ठीक है। ये है भूतकाल का वाक्य, हमें इसे वर्तमान बनाना है, ठीक है। फिर ये वर्तमान काल का है, इसे हमें भविष्य का बनाया। गीता आइसक्रीम खाएगी, यानी ये भविष्य काल की बात है, अभी इसे हमें भूतकाल बनाना है, तो गीता ने आइसक्रीम खाया था, ठीक है। आया समझ में? यहाँ पे हमारा ये पाठ खत्म होता है और आपको सभी एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में लिखनी है। गुड डे।